एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जिसे बचपन में हकलाने की वजह से अपनी बात कहने में भी बहुत मुश्किल होती थी। हाँ। जब वो कुछ बोलने की कोशिश करते तो लोग या तो मजाक उड़ाते हाँ। या बस अनदेखा कर देते। बिल्कुल। अब सोचिए कि वो ही इंसान आज भारत की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित कंपनियों में से एक का चेहरा है। एक ऐसा लीडर जिसकी हर बात पर पूरी इंडस्ट्री ध्यान देती है। ये दीपेंद्र गोयल का विरोधाभास है। हाँ, और आज हम इसी विरोधाभास की गहराइयों में उतरेंगे। और ये विरोधाभास ही मतलब उनकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। हमारे पास जो ये इंटरव्यू के अंश है वो दीपेंद्र गोयल की दो बिल्कुल अलग छवियां एक साथ दिखाते हैं। दो छवियां कौन सी? एक तरफ तो एक सख्त बॉस की छवि है जो अपनी टीम से जुनून की हद तक काम की उम्मीद करता है। हाँ, जो नतीजों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक बौद्धिक रूप से ईमानदार और जिज्ञासु व्यक्ति है जो आज भी खुद को एक बच्चे जैसा मानता है जिसे हमेशा कुछ नया सीखना है। हाँ, और ये दोनों छवियां एक दूसरे से इतनी अलग है कि सवाल उठता है असली दीपेंद्र गोयल कौन है? या शायद ये दोनों ही असली हैं। शायद। इसी को समझने के लिए आज हम उनके सफर को परत दर परत खोलेंगे। हम बात करेंगे गोयल के बचपन के संघर्षों की, उनके अनोखे बिना लक्ष्य वाली लीडरशिप फिलॉसफी की। और हम उन मुश्किल पलों को भी नहीं छोड़ेंगे, जैसे जोमैटो का वो अहम मोड़ जब कोविड के दौरान कंपनी लगभग बंद होने वाली थी। और हाँ, उनके सह संस्थापकों के साथ उनके रिश्ते वो भी काफी जटिल रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस लड़के से जिसे अपनी आवाज की तलाश थी। गोयल अपने इंटरव्यू में बहुत ईमानदारी से बताते हैं कि बचपन में उन्हें हर बात पर तंग किया जाता था। छोटा है, काला है, हकलाता है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, इससे भी ज्यादा तकलीफदेह ये था कि उनके दोस्तों के माता पिता भी अपने बच्चों से कहते थे कि उससे दूर रहो, मतलब जैसे वो कोई बुरी संगत हो। और जो बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभती थी वो सिर्फ मजाक उड़ाया जाना नहीं था। वो कहते हैं कि सबसे दर्दनाक एहसास ये था कि जब वो कुछ कहने की कोशिश करते थे, हाँ, लोग या तो बात काट देते थे या कहीं और देखने लगते थे। ये एहसास कि आपकी आवाज का, आपके विचारों का कोई वजन नहीं है, ये किसी भी अपमान से ज्यादा गहरा घाव देता है। और शायद इसी एहसास ने उनके अंदर कुछ कर दिखाने की आग जलाई। वो साफ कहते हैं कि उन्होंने स्टार्टअप इसलिए नहीं शुरू किया कि उन्हें बहुत पैसा कमाना था। नहीं, वजह बहुत पर्सनल थी। हाँ, बहुत। वो कहते हैं मैं बस ये चाहता था कि मेरा जो सोशल सर्कल है, मेरे दोस्त हैं, वो मेरी बात को महत्व दे। तो क्या जोमैटो एक बिजनेस प्लान से ज्यादा सम्मान पाने की एक कोशिश थी? शायद शुरू में तो यही था। बिल्कुल। यहाँ जो बात फैसिनेट करती है वो यही है कि ये प्रसिद्धि या पैसे की भूख नहीं थी। हाँ। ये सम्मान की भूख थी। अपनी आवाज को वजनदार बनाने की एक जिद। और आज वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। वो कहते हैं अब मुझे लगता है कि अगर मैं हकलाऊंगा भी तो भी लोग अब मुझे सुनेंगे। इस एक वाक्य में उनके पूरे सफर का सार छिपा है ना। हाँ, लेकिन ये दिलचस्प है कि इतना कुछ हासिल करने के बाद भी वो आज भी सार्वजनिक भाषण से बचते हैं। हाँ, उन्होंने बताया कि पिछले 7-8 सालों में कोई टाउन हॉल नहीं किया। वो अपनी पूरी कंपनी से स्लैक मतलब एक चैट ऐप के जरिए बात करते हैं। और वो अपने हकलाने को ठीक करने की कोशिश भी छोड़ चुके हैं। उनका तर्क है कि ऐसा करना ये मानने जैसा होगा कि ये चीज आज भी उन्हें परेशान करती है, जो कि अब नहीं करती। ये एक तरह से अपनी कमी को स्वीकार करके उससे आगे बढ़ जाने की एक शक्तिशाली मिसाल है। उन्होंने समझा कि वो बोलकर शायद उतने प्रभावी ना हो, तो उन्होंने लिखने की कला को निखारा। हाँ, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। ये सिर्फ एक समाधान नहीं है, ये एक रणनीति है। तो एक तरफ ये इंसान है जिसने अपनी आवाज के लिए इतना संघर्ष किया, और दूसरी तरफ जोमैटो का वो लीडर जिसका मैनेजमेंट का तरीका ही बिल्कुल अनोखा है। हाँ, ये बिना लक्ष्य वाली फिलॉसफी। जोमैटो में कोई तिमाही या सालाना लक्ष्य नहीं होते, कोई टारगेट नहीं। पर ये कैसे मुमकिन है? एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बिना टारगेट के कैसे चल सकती है? देखिए, निवेशक भी ये सवाल उठाते हैं और गोयल का जवाब हमेशा एक ही होता है। उनका दर्शन बहुत सीधा है। क्या? हम लोगों को काम पर इसलिए रखते हैं क्योंकि हम उन पर भरोसा करते हैं कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ काम करेंगे। उनका मानना है कि लक्ष्य लोगों को बांधते हैं, आजाद नहीं करते। उनका तर्क ये है कि अगर आप किसी को 100 का लक्ष्य देते हैं तो वो इंसान 100 पर पहुंचकर रुक जाएगा। हाँ, जबकि वो शायद 150 या 200 तक पहुंचने की क्षमता रखता हो। तो लक्ष्य उसकी क्षमता पर एक सीमा लगा देता है। बिल्कुल। वो कहते हैं मुझे तुम्हारा लक्ष्य नहीं, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ प्रयास चाहिए। ये पारंपरिक मैनेजमेंट की सोच पर एक सीधा हमला है। वो लक्ष्य को प्रेरणा का स्रोत नहीं बल्कि क्षमता की सीमा मानते हैं। लेकिन इस भरोसे और आजादी की एक बहुत बड़ी कीमत भी है ना। बिल्कुल है।
ये नो गोल्स वाली प्रणाली तभी काम कर सकती है जब आप ऐसे लोगों को चुनें जिनका आंतरिक जुनून किसी भी बाहरी लक्ष्य से कहीं ज्यादा मजबूत हो। वो अपनी टीम से नौकरी को नौकरी की तरह नहीं बल्कि जिंदगी की तरह मानने की उम्मीद करते हैं। जुनून, ऑब्सेशन। इसका एक उदाहरण वो खुद देते हैं। मान लीजिए शुक्रवार शाम 6 बजे हैं और सिस्टम में कोई समस्या है जिसे ठीक करने में 2 घंटे लगेंगे। तो एक सामान्य कर्मचारी सोचेगा, चलो वीकेंड आ गया, सोमवार को देखते हैं। लेकिन गोयल के लिए ये मानसिकता अस्वीकार्य है। वो कहते हैं स्टार्टअप 9 to 5 की मानसिकता पर नहीं बनते। और ये मिशन सिर्फ काम के घंटों तक सीमित नहीं है, वो ये भी मानते हैं कि उनके साथ काम करने की बहुत ऊंची कीमत है। हाँ, उन्होंने इंटरव्यू में एक चौंकाने वाली बात कही कि वो कभी-कभी जानबूझकर लोगों को चोट पहुंचाते हैं और वो इससे देखभाल का एक कार्य कहते हैं। एन एक्ट ऑफ केयर। ये सुनने में बहुत विरोधाभासी लगता है। देखभाल और चोट पहुंचाना एक साथ कैसे? उनकी एक तकनीक है जिसे वो रॉक बॉटम कहते हैं। रॉक बॉटम मतलब जब उन्हें किसी में बहुत ज्यादा क्षमता दिखती है लेकिन वो व्यक्ति अपनी किसी गलती को देख नहीं पा रहा, तो वो उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। पूरी तरह से? हाँ, उसे उसके सबसे निचले स्तर पर ले आते हैं। उनका मानना है कि जब कोई इंसान अपने सबसे निचले स्तर पर होता है, जब उसका अहंकार पूरी तरह टूट जाता है, तभी वो आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर होता है। पर ये तो बहुत कठोर है, शायद क्रूर भी। हैं, वो दावा करते हैं कि 5 में से 4 लोग इस अनुभव से और मजबूत होकर निकलते हैं। लेकिन वो ये भी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि उस एक व्यक्ति का अपराध बोध वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। मैं बस यही सोच रही हूँ कि जो इंसान खुद तंग किए जाने के दर्द से गुजरा हो, वो जानबूझकर किसी और को इस तरह के मानसिक दबाव में कैसे डाल सकता है? ये एक बहुत ही वैध सवाल है। उनके नजरिए से ये एक सर्जन के चाकू की तरह है। चाकू चोट पहुंचाता है लेकिन उसका मकसद बीमारी को दूर करना होता है। पर हाँ, ये एक बहुत ही विवादास्पद और जोखिम भरा तरीका है। और शायद यही वो कट्टर मानसिकता थी जिसने ज़ोमैटो को उसके सबसे मुश्किल दौर से बाहर निकाला। कोविड-19 महामारी से। हाँ, वो एक ऐसा दौर था जब ज़ोमैटो सचमुच डूबने के करीब था। मतलब ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गोयल बताते हैं कि लॉकडाउन की वजह से फूड डिलीवरी का कारोबार रातों रात 90% तक गिर गया, रेवेन्यू लगभग शून्य। लेकिन हजारों कर्मचारियों की तनख्वाह और दूसरे खर्चे तो वही थे। तो नतीजा ये हुआ कि कंपनी के पास बैंक में सिर्फ 45 दिनों के खर्च के पैसे बचे थे। सिर्फ 45 दिन? आप उस दबाव की कल्पना कर सकते हैं? उन्होंने अपने सभी बड़े निवेशकों को फोन किया। वो कहते हैं कि वो भीख मांग रहे थे, 2 मिलियन, 1 मिलियन, जो भी मिल जाए। बस अगली तनख्वाह देने के पैसे चाहिए थे, लेकिन किसी ने एक पैसा नहीं दिया। कोई भी डूबते जहाज पर पैसा नहीं लगाना चाहता था। तो जब निवेशकों ने दरवाजे बंद कर दिए, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने लोगों से स्वेच्छा से वेतन में कटौती करने के लिए कहा। और सबसे बड़ी बात, इसके बदले में कुछ भी देने का वादा नहीं किया। कोई गारंटी नहीं, कोई ईसॉप का वादा नहीं, बस एक अपील। और जो हुआ वो हैरान करने वाला था। 80% से ज्यादा कर्मचारियों ने स्वेच्छा से वेतन में कटौती की। कुछ ने 50%, कुछ ने 75%। और कई लोगों ने तो 100% कटौती ले ली। मतलब वो बिना तनख्वाह के काम कर रहे थे। ये उस भरोसे को दिखाता है जो गोयल ने अपनी टीम के साथ बनाया था। लोगों ने कंपनी पर नहीं, उसके लीडर पर दाव लगाया। बिल्कुल। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हाँ, ये भरोसा एक दो तरफा रास्ता था। बाद में जब हालात सुधरे और कंपनी ने आईपीओ फाइल किया, तो उन्होंने उन सभी कर्मचारियों को ईएसओपीज दिए। और इंटरव्यू के मुताबिक उन लोगों को अपने छोड़े हुए हर 100 रुपए पर 30 गुना यानी 3000 रुपए का रिटर्न मिला। ये दिखाता है कि मुश्किल समय में दिखाया गया भरोसा बाद में कितना बड़ा इनाम दे सकता है। और ये भरोसा सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं था। इसकी परीक्षा तब भी हुई जब उनके सह संस्थापकों के साथ उनके रिश्ते बदलने लगे। पंकज चड्ढा, जो शुरुआती दिनों से उनके साथ थे, 2018 में अलग हो गए। गोयल कहते हैं कि उनकी नेतृत्व शैली बहुत अलग हो गई थी। पंकज ज्यादा तर्कसंगत थे, जबकि गोयल खुद ज्यादा साहसी और जोखिम लेने वाले बन गए थे। समय के साथ ये अंतर इतना बढ़ गया कि साथ काम करना मुश्किल हो गया। और फिर आता है ब्लिंकिट का अधिग्रहण। ये एक ऐसा फैसला था जिस पर बहुत सवाल उठे, बहुत विवाद हुआ। लोगों ने कहा कि गोयल ने अपने दोस्त अलबिंदर ढिंडसा की डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए ज़ोमैटो के पैसे का इस्तेमाल किया। भाई भतीजावाद के सीधे आरोप लगे। लेकिन आम आदमी तो इसे भाई भतीजावाद ही कहेगा, एक दोस्त की मदद करने जैसा। गोयल का इस पर दृष्टिकोण बिल्कुल उल्टा और बहुत दिलचस्प है। वो आरोपों के जवाब में कहते हैं कि अलबिंदर का दोस्त होना कोई खामी नहीं बल्कि खूबी थी। अ फीचर, नॉट अ बग। हाँ, उनका तर्क था
कि वो ज़ोमैटो के भविष्य पर $700 मिलियन का एक बहुत बड़ा दांव लगा रहे थे। और इतना बड़ा दांव वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ही लगा सकते थे जिस पर उन्हें अपनी जान से ज्यादा भरोसा हो। और यहाँ पर भी उनके रॉक बॉटम वाले दर्शन का एक अविश्वसनीय उदाहरण मिलता है। अधिकरण के ठीक बाद वाला। हाँ, उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त अलबिंदर को फोन किया और कहा, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम्हें जाना होगा। अपने सबसे अच्छे दोस्त को अधिकरण के ठीक बाद। ये तो अविश्वसनीय है, चौंकाने वाला है। ये उनके व्यक्तित्व के उस पहलू को दिखाता है जहां पेशेवर फैसले व्यक्तिगत संबंधों पर भारी पड़ते हैं। उन्होंने महसूस किया कि अलबिंदर और उनकी टीम अब भी ग्रोफर्स की पुरानी धीमी सोच में जी रहे थे, जबकि क्विक कॉमर्स को ब्लिंकिट की तरह 10 मिनट की डिलीवरी वाली तेज रफ्तार तो चाहिए। उन्होंने अलबिंदर को चुनौती दी, उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, उन्हें लगभग तोड़ दिया ताकि वो पुरानी पहचान को छोड़कर नई हकीकत को अपना सके। तो ये साफ है कि गोयल सिर्फ एक फूड डिलीवरी कंपनी चलाने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ोमैटो को मुनाफे में लाने के बाद वो अब नए और बड़े दांव लगा रहे हैं डीप टेक स्टार्टअप्स में। हाँ, डीप टेक मतलब ऐसी कंपनियां जो किसी ऐप की बजाय मौलिक विज्ञान या इंजीनियरिंग की जटिल समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करती हैं। जैसे उनकी एक कंपनी है टेम्पल जो ब्रेन फ्लो मॉनिटरिंग पर काम कर रही है, और दूसरी लैट एरोस्पेस जो बड़े ड्रोन बना रही है। ये ज़ोमैटो से मीलों दूर की चीजें हैं। तो ये क्या दिखाता है? क्या वो ज़ोमैटो से बोर हो गए हैं? मुझे लगता है ये उनकी मूल पहचान से जुड़ता है। वो खुद को एक बच्चे जैसे जिज्ञासु व्यक्ति कहते हैं, चाइल्ड लाइक क्यूरियस पर्सन, जो हमेशा नई चीजें सीखना और बनाना चाहता है। ये दिखाता है कि ज़ोमैटो शायद उनके सफर का एक अहम पड़ाव था, मंजिल नहीं। हाँ, उनकी जिज्ञासा उन्हें लगातार नई सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब है? हमने एक ऐसे लड़के की कहानी देखी जो अपनी आवाज के लिए लड़ रहा था, से लेकर एक ऐसे लीडर तक जो आज पूरी इंडस्ट्री की दिशा तय कर रहा है। एक ऐसा लीडर जो भरोसे पर एक बिना लक्ष्य वाली कंपनी चलाता है, लेकिन साथ ही अपने लोगों से जुनून की मांग करता है और उन्हें उनकी सीमा से आगे धकेलता है, भले ही इसके लिए उन्हें रॉक बॉटम तक क्यों ना ले जाना पड़े। ये हमें एक बहुत ही जरूरी और शायद कुछ हद तक असुविधाजनक सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या कुछ महान बनाने के लिए कुछ ऐसा जो पहले कभी ना हुआ हो, इस तरह की कट्टर बौद्धिक ईमानदारी जरूरी है, भले ही वो कठोर लगे? हाँ। क्या ये सफलता की एक अनिवार्य शर्त है? और इस प्रक्रिया में क्या लोगों को चोट पहुंचाना और उन्हें पीछे छोड़ना एक ऐसी कीमत है जिसे चुकाना ही पड़ता है? या फिर सफलता पाने का कोई और ज्यादा मानवीय रास्ता भी हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। शायद हर लीडर और हर टीम को इसका जवाब खुद ही खोजना पड़ता है।